देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर। बताएंगे कब से चुनावी बिगुल फूकेंगे राहुल गांधी, बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में मुसलमानों को लेकर रेलवे ट्रैक से जोड़कर अफवाह फैला रहे थे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री। इसके बाद युवक ने किया कुछ ऐसा दोस्तों की हिरासत में ले लिया गया है युवक। बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला दोस्तों। गिरिराज सिंह पर हुए हमले को लेकर आ रही है बड़ी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर चुनाव आयोग ने बदल दी है हरियाणा के मतदान की तारीख। बताएंगे कब ऐलान किया गया है, कौन से डेट पर होगा चुनाव और किसको योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन बताया है। तेजस्वी यादव ने दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता की जमकर आलोचना की गई है और देश की राजनीति में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा धब्बा और पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं दोस्तों। बताएंगे कौन से राज्य से है बड़ी अपडेट और भारतीय जनता पार्टी की क्यों जमकर थू हो रही है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी ने किया जिस ट्रेन का उद्घाटन उसी में बीजेपी के नेता ने महिला के साथ कर दी गुंडागर्दी। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों। इसी के साथ में अडानी हटाओ धारा भी बचाओ के जहां तहां लिखे गए हैं नारे, एक एक करके चलेंगे। देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और अगर आप भी महाराष्ट्र हरियाणा के अंदर डंके की चोट पर परिवर्तन होते हुए देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत का संविधान जरूर लिखिएगा। और आप अपने इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और हरियाणा के साथ साथ झारखंड जम्मू कश्मीर के चुनाव की पल पल सारी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको यहां मिलती रहे दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा का चुनाव करवाने जा रही है। बीजेपी के पूरे चुनावी अभियान में ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धारा 370 को हटाए जाने और उसके बाद जम्मू कश्मीर के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने बाद में गवर्नर शासन के तहत राज करने को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज भेजने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में काफी विकास किया है और 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल गई है और इसी पर अब जनता की ओर से निर्णय सामने आने वाला है दोस्तों। जबकि धरातल की स्थिति एकदम अलग है। लोग जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर राज्य से इतने ज्यादा नाराज है कि वो राज्य में अपनी सरकार चाहते हैं, यानी होने वाले चुनाव के अंदर खुद के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ताकि बागडोर देना चाहते हैं। और राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी उनमें से सबसे महत्वपूर्ण पार्टियों में से एक है दोस्तों। और ऐसे में राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार देश के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने जा रहे हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर के दक्षिण हिस्से डूरू के अंदर एक रैली को संबोधित करेंगे दोनों नेता। बता दें कि एआईसीसी यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव गुलाम अहमद मीर का चुनावी क्षेत्र है जहां पर यह बड़ी सभा होगी दोस्तों। बनिहाल में कांग्रेस पार्टी एक बड़ी सभा की तैयारी कर रही है। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। शीर्ष कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी इस रैली में बुलाया गया है। प्रियंका गांधी पहली बार जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए किसी रैली या रोड शो में प्रचार करती दिखाई देंगी। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के दखल देने के बाद राज्य के अंदर एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का अलायंस बन गया था। अब दोनों के संयुक्त उम्मीदवार को राहुल गांधी को जिताने की जिम्मेदारी मिली है। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जो नरेंद्र मोदी के काफी करीबी नेता है और हाल फिलहाल में कई सारे उलझुल तरीके के बयान दे रहे थे। देश में कई जगह ट्रेन के डिरेलमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर आरोप मढ़ने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों। उनका एक कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश की जिसने सफेद टोपी पहन रखी थी। युवक पहुंचा और उसने गिरिराज सिंह को धक्का मारने का प्रयास किया दोस्तों। इसके बाद अचानक से भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता आ गए और पुलिस प्रशासन के लोग भी अलर्ट हो गए। इसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि युवक की पहचान मोहम्मद सैफी के रूप में की गई है और आम आदमी पार्टी का पार्षद बताया जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता है, लेकिन जो जानकारी सरफेस लेवल पर सामने आ रही है उसके अनुसार ये बातें हैं दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर झारखंड में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने 3 सदस्यीय समिति को भेजा था जो शनिवार को रांची पहुंच चुकी है। पार्टी के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। समिति ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता राजेश्वर उमराव सहित अन्य के साथ बैठक भी की है दोस्तों। लेकिन एक बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि हरियाणा के चुनाव को लेकर मतदान की तारीख बदल दी गई है। 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। यानी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बार बार तारीख बदलने की बातें की जा रही थी। बीजेपी के लोगों ने दिल्ली से लेकर हरियाणा दोनों को एक कर दिया था। सारे नेता कभी उधर जा रहे थे कभी इधर जा रहे थे, बार बार तारीख बदलने की बातें कर रहे थे दोस्तों। अब आखिरकार जब तारीख बदल दी गई है तो सवाल जरूर खड़ा होता है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है दोस्तों जिससे हिमंत बिस्वा शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बौखलाहट और ज्यादा चरम सीमा पर पहुंचने वाली है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव से मीडिया वालों ने हिमंत बिस्वा शर्मा के बारे में सवाल पूछा। उनसे पूछा गया कि हिमंत बिस्वा शर्मा बार बार अल्पसंख्यक समाज को लेकर जो बयान दे रहे हैं इस पर आपका क्या कहना है। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि कौन है हेमंत बिस्वा शर्मा, वो तो चाइनीज वर्जन ऑफ योगी आदित्यनाथ है। यानी योगी आदित्यनाथ का चाइनीज वर्जन है। यानी दोस्तों बड़े बड़े
ब्रांड की चीजों को चाइना डुप्लीकेट बनाकर बेचती है, उसी तरीके से निशाना साधा गया है। यानी योगी आदित्यनाथ की तरह बनना चाहते हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। चाइनीज वर्जन है योगी आदित्यनाथ के। ये बयान दिया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। क्या आप इस बयान को लेकर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। आगे वो कहते हैं कि बार बार हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए मुसलमानों को लेकर गलत बयानबाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे मुसलमान भाइयों को लेकर बार बार गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, और मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार मुसलमानों को हरास करने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर दोस्तों तेजस्वी यादव की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार निशाना साधा गया है। तेजस्वी यादव अपना ये बयान असम की असेंबली में नमाज को लेकर जो ब्रेक मिलने वाला था, जो छूट मिलती थी, 2 घंटे का ब्रेक मिलता था शुक्रवार को, उस ब्रेक को बीजेपी की सरकार ने खारिज कर दिया। तो इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने टिप्पणी की है दोस्तों। साथ ही साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए रहे लोब्रिम हेम्ब्रम ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है दोस्तों। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा शनिवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। मीडिया में आ रही इस रिपोर्ट के बाद पूरे देश भर के अंदर अब चर्चा चल रही है दोस्तों की भारतीय जनता पार्टी जो भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती थी, नरेंद्र मोदी काला धन लाने की बातें करते थे, लेकिन अब मधु कौड़ा को भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में या तो शामिल करवा चुकी है या फिर वो शामिल होने जा रहे हैं। औपचारिक तौर पर कोई ऐलान सामने नहीं आया। शायद भारतीय जनता पार्टी इस बात की चिंता कर रही है। उन्हें लग रहा है कि मधु कौड़ा के शामिल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े होंगे। कितने सवाल खड़े होंगे उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपना जवाब देगी कि मधु कौड़ा पार्टी में शामिल हुए या नहीं हुए हैं। दरअसल दोस्तों मधु कौड़ा झारखंड के वही मुख्यमंत्री है जो केवल एक निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते थे और राज्य में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पा रही थी, तब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने ताबड़तोड़ भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया और भ्रष्टाचार की सारी चरम सीमाओं को लांघते हुए भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भ्रष्टाचार की लिमिट पार कर दी दोस्तों। 4000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर डाला। कई सारे लैंड स्कैम से लेकर माइनिंग स्कैम तक देखे गए, यानी आंख बंद करके अंधाधुन भ्रष्टाचार किए गए थे दोस्तों। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी चल रहा था, जेल में डाल दिया गया था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली गई है और अब जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया है कि मधु कौड़ा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जहां पर समर्थक नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला नेता बताने के लिए दिन रात गुणगान गाते रहते हैं, माला जपते रहते हैं। दूसरी ओर झारखंड में एक छोटा सा चुनाव जीतने के लिए असेंबली का भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर उतरकर मधु कौड़ा जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है दोस्तों, जो भ्रष्टाचार का प्रतीक चिन्ह है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से निशाना साधते हुए कहा गया कि आज पूर्व मुख्यमंत्री मधु कौड़ा जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, पर किसी बीजेपी के नेता ने उनके स्वागत के लिए एक शब्द नहीं कहा, जो न्याय संगत नहीं दिखता है। वह भी तब जब दूसरे पूर्व के लिए सभी अखबारों के पहले पन्ने पर पूरा पेज ऐड दिया गया था। यानी दोस्तों चंपई सोरेन को लेकर जहां तहां केवल ऐड ही ऐड दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जाने कितना बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है, लेकिन मधु कौड़ा को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता आकर ट्वीट भी नहीं कर रहा है दोस्तों। ऐसा साफ तौर पर लग रहा है कि बीजेपी अंदर खाने मधु कौड़ा को अपनी पार्टी में शामिल करवाना चाहती है और कोई प्रचार नहीं करना चाहती है, ताकि इस पर नेशनल मीडिया में सवाल ना खड़े हो जाए और सोशल मीडिया पर लोग उनसे सवाल ना पूछने लगे। इसलिए हमें यह कहना पड़ रहा है कि सभी पूर्व को एक समान नजरों से देखा जाए, सम्मान मिले और न्याय भी मिले। कल जरूर बीजेपी पूरे पन्ने के प्रथम पेज पर मधु कौड़ा के भारतीय जनता पार्टी में स्वागत को लेकर ऐड छपाई की इस तरीके की उम्मीद जाहिर की जा रही है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मधु कौड़ा को लेकर कहीं पर कोई ऐड नहीं छपाएगी और अंदर खाने केवल मधु कौड़ा को अपनी साथ में लेकर आना चाहती है, क्योंकि उनकी पत्नी के चुनाव जीतने के चांसेस, खुद भी मधु कौड़ा चुनाव लड़ जाए तो वो भी जीत जाएंगे शायद। यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में साम दाम दंड भेद और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक चिन्हों में से एक को भी अपनी पार्टी में शामिल करने से एक कदम भी पीछे नहीं हटा रही है। लेकिन जस्टिफाई करने वाला भाजपा का कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा, एकदम सन्नाटा है दोस्तों। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी ने मेरठ से लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने इसे गुंडागर्दी की हरी झंडी समझ ली। ट्रेन में एक महिला यात्री से बीजेपी के नेताओं के द्वारा मारपीट और बदसलूकी का वीडियो बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे की गवाही देता है। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों। इसके साथ में मंत्री तानाजी सावंत ने जहां पर एक और एनसीपी के नेताओं को लेकर विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि एनसीपी के नेताओं के साथ कैबिनेट की बैठक में बैठने पर उनको उल्टी आती है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भी जमकर खरी खोटी सुनाई है और एनसीपी के नेताओं की जमकर आलोचना की है दोस्तों। बीजेपी के प्रवक्ता गणेश हेक ने एनसीपी की आलोचना करते हुए कहा कि अजित पवार को गठबंधन छोड़ देना चाहिए। हालांकि अजित पवार ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया है। अजित पवार ने कहा कि वह मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर कोई ऐसा बयान देता है तो मेरा कार्यकर्ता इसका जवाब देगा। सबसे बड़ा सवाल तो दोस्तों यही है कि आरएसएस ने सबसे पहले अपने मुखपत्र में एनसीपी के खिलाफ जमकर टिप्पणी की थी और अजित पवार गुट के एनडीए गठबंधन में शामिल होना एक बड़ा हार का कारण बताया था। इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की पार्टी भी खुलकर एनसीपी की आलोचना कर रही है दोस्तों। इतना जलील होने के बावजूद एनसीपी के नेता अजित पवार कह रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या अजित पवार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का हिस्सा केवल इसलिए बने हुए हैं ताकि उनके ऊपर जो केस चल रहा है उस केस में उनकी कोई गिरफ्तारी ना हो और केंद्र सरकार कोई भी कार्रवाई को आगे पुश ना करे। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार शनिवार को भी
बीते दिन राज्यपाल पद के कथित दुरुपयोग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित की गई राजभवन चलो मार्च में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के कर्नाटका इकाई के अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने कहा कि इस मार्च का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राजभवन किसी राजनीतिक दल का कार्यालय न बने, यानी कोई भी राजनीति यहाँ से ना हो, बल्कि राज्य को सही से चलाने के कार्य किए जाने चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमने राजभवन चलो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की ओर से आयोजित नहीं किया है, ये मामला अदालत के अंदर विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि राजभवन चलो मार्च यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राज्यपाल का कार्यालय किसी पार्टी का कार्यालय दफ्तर ना बने। हम इस संवैधानिक पद की सुचिता की रक्षा करने की मांग को लेकर राजभवन की ओर जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ सन 2008 में बनी डैनी बॉयल की ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में दिखाई गई झुग्गी बस्ती धारावी में पोस्टर और फ्लैक्स हर जगह लगाए गए हैं। दोस्तों इसमें अडानी को चुनौती देते हुए आह्वान किया गया है। अडानी समूह द्वारा 2022 में हासिल की गई महत्वाकांक्षी पुनर्विकास परियोजना के खिलाफ जनसभाएं भी जारी है। रविवार को आज एक बड़ी जनसभा होने वाली है। दोस्तों अपनी धारावी नहीं देंगे के नारे के साथ जहां तहां लोग दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सांसद और मुंबई कांग्रेस के प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने सभा को संबोधित करने का फैसला लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि जगह जगह जो नारे लिखे गए हैं उसमें कई फेमस नारे हो गए हैं। पहला ये कि अडानी हटाओ धारावी बचाओ, दूसरा नारा अपनी धारावी नहीं देंगे नहीं देंगे, इस तरीके के नारे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों शिवसेना यूबीटी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के सारे लोग इस बात पर अड़े हुए हैं कि अडानी को रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे लोगों के हित को सुरक्षित रखने में असमर्थता जाहिर हो रही है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जब से 240 की सरकार बनी है, 1/3 वाली सरकार केंद्र में चल रही है, तब से ऐसा लग रहा है कि देश के बड़े बड़े राजनीतिक फैसले भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के विचारों के आधार पर चल रहा है। कंगना रनावत के द्वारा अपकमिंग फिल्म आने वाली फिल्म इमरजेंसी की रिलीज पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों सीबीएफसी ने फिल्म को क्लियर कर दिया है, लेकिन बाद में सर्टिफिकेशन पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जान से मारने की बहुत ज्यादा धमकियां आ रही है। सेंसर बोर्ड वालों को भी धमकियां मिल रही है। हम पर यह प्रेशर है, इंदिरा गांधी की हत्या ना दिखाए, भिंडरा वाले को ना दिखाए, पंजाब दंगे को ना दिखाए, मुझे नहीं पता फिर क्या दिखाए। कुल मिलाकर दोस्तों कंगना रनावत की ओर से कहा जा रहा है कि अभी तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिला है और सीबीएफसी भी कह रही है कि उन्होंने अभी क्लियरेंस नहीं दिया है। तो 5 तारीख को यह फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो अब तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि फिल्म अभी रिलीज हो पाएगी। कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर बताया है कि किसान आंदोलन को लेकर उनके बयान के बाद उनको धमकियां मिल रही है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव के बीच अमित शाह का हरियाणा का दौरा रद्द हो गया है। दोस्तों हरियाणा बीजेपी में टिकटों को लेकर मचे घमासान के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा का दौरा रद्द कर दिया है। 1 अगस्त को जिंद में जन आशीर्वाद रैली में शामिल होना था उनको। इस रैली से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चुनाव कैंपेन की शुरुआत करने वाली थी। माना जा रहा था कि टिकटों की सूची लीक होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक बवाल मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि भाजपा का कोई भी नेता बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारियों की बात सुनने को तैयार नहीं है। 55 उम्मीदवारों की फाइनल होने के बावजूद लिस्ट अभी होल्ड पर रख दी गई है। उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया जा रहा है। एकदम खौफ और डर देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक समय भारतीय जनता पार्टी को लेकर मीडिया में परसेप्शन फैलाया जाता था कि मोदी शाह तय करते हैं, मोदी शाह ने डिसाइड कर लिया कि इसको टिकट देंगे तो उसी को टिकट मिलता है। कोई भाजपा का कार्यकर्ता एक शब्द नहीं बोल सकता, सब मोदी और शाह को फॉलो करते हैं। लेकिन अब हकीकत यह है कि मोदी और शाह भी अपनी ताकत लगाकर बीजेपी की लिस्ट जारी नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन लिस्ट जारी करेंगे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कोई मूल कार्यकर्ता बचा ही नहीं होगा। बाहर से आने वाले कुछ नेताओं को टिकट मिलेगा और जो मूल कार्यकर्ता होंगे वो भाजपा छोड़कर चले जाएंगे। साथ साथ दोस्तों आपका क्या मानना है, क्या अमित शाह की रैली रद्द होना कोई छोटी मोटी घटना है या फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आंतरिक कलेश का ये एक जीता जागता उदाहरण है? लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस मंत्री के आश्रय 5 साल सरकार चलाने का दिव्य सपना देख रहे हैं, वो नेता भी अब पलटी मारते नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चिराग पासवान से मीडिया वाले ने पूछा कि दूरदर्शी नेता कौन है, चिराग पासवान या राहुल गांधी? इस पर जवाब देते हुए मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री और नरेंद्र मोदी का अपने आप को हनुमान बताने वाले चिराग पासवान कहते हैं कि बिना किसी बायस के मैं बोलना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी एक विजनरी नेता है, यानी दूरदर्शी है राहुल गांधी। आपको बता दें कि इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि बिहार के अंदर पशुपति पारस यानी चिराग पासवान के चाचा एक्टिव हो गए हैं, उनकी पार्टी टूट सकती है। चिराग पासवान के सांसद अपने चाचा के साथ जा सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि अमित शाह भी साथ में आकर सरकार बनाना चाहते हैं और 25 में चुनाव हमारे साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। पशुपति पारस के इस बयान के बाद चिराग पासवान दिल्ली पहुंच गए अमित शाह से मुलाकात करने के लिए और पार्टी की टूट को थामने का प्रयास करने लगे। लेकिन ये नजर आ रहा है कि अब चिराग पासवान के खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के नेता हाईकोर्ट पहुंचे उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग के साथ। और अब राहुल गांधी की तारीफ करते उन्होंने राहुल गांधी को दूरदर्शी नेता बता दिया है। दोस्तों ये स्पष्ट तौर पर आने वाले देश के राजनीति की ओर संकेत है। अगर आप भी मानते हैं कि चिराग पासवान भी कब पलटी मार ले इसका कोई पता नहीं है। साथ साथ दोस्तों अगर आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी एक मुख्यमंत्री बना दे और आप अगर उस पॉलिटिकल पार्टी में 34 साल रहे, कई बार विधायक रहे, 4 बार मंत्री रहे, तो क्या आप ये कहेंगे कि उस पार्टी
पार्टी ने आपका अपमान किया है, आपकी उपेक्षा की है। सच में ऐसा हुआ है दोस्तों। दरअसल मीडिया में एक रिपोर्ट छपी है, कई सारे न्यूज अखबारों में ये रिपोर्ट छपाते हुए जो टैगलाइन इस्तेमाल किया गया है चंपई सोरेन को लेकर, वो कहा गया है कि 34 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही रहे, उपेक्षा के कारण भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि चंपई सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में 34 साल रहते हैं, एक बार उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, 4 बार वो मंत्री रहते हैं, इसके बावजूद अपने आप को उपेक्षित बताकर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। क्या इतने बड़े बड़े पदों पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी को पहुंचा रही है तो क्या ये किसी तरीके की उपेक्षा है? लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की ओर से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटे जाने के मामले को लेकर माफी मांगी गई, लेकिन अब संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी की माफी को तब कबूल किया जाएगा जब पुलवामा अटैक और डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी को लेकर नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे। क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इन दोनों मामले को लेकर माफी मांगने की कोशिश भी करेंगे? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर माफी मांगेंगे तो उल्टा भारतीय जनता पार्टी फंसेगी। वैसे भी सबको पता है कि डीमोनेटाइजेशन तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लाई गई एक विफल योजना रही है। साथ अजित पवार ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिंदे की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है दोस्तों। साथ शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में पहुंची विनेश फोगाट, सम्मान किया गया, बोली हक मांगने वाला हर व्यक्ति राजनेता नहीं होता। अब उनके मंच पर मौजूद होने के कारण कुछ लोगों को तकलीफें हो रही है। जो लोग किसानों के आंदोलन को सफल होता नहीं देखना चाहते हैं उनको दिक्कतें हैं दोस्तों। लेकिन विनेश फोगाट को पता है कि किसानों ने उनके आंदोलन के टाइम में उनका पूरा सपोर्ट किया था। यानी विनेश फोगाट जब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठी थी, तब किसानों ने उनका जोरदार समर्थन किया था। तो विनेश फोगाट भी अब किसानों के साथ में खड़ी है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को है भी शायद। वहीं पर कोलकाता के केजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या मामले को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक मामला सामने आया है। इस केस में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता के रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के पास चल रहे डॉक्टर के नाइट प्रोटेस्ट में देर रात 2 बजे के आसपास एक शराबी एक छात्र को टक्कर मारकर घायल कर देता है। इस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया दोस्तों। बाद में पता चला कि ये तो पुलिस का वॉलंटियर था। साथ दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि के दिव्य दंत मंजन को शाकाहारी ब्रांड के रूप में कथित रूप से पेश करने के खिलाफ कार्रवाई किए जाने के अनुरोध संबंधित याचिका पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता के वकील ने दावा किया है कि दंत चिकित्सा उत्पाद के हरे रंग के डॉट के साथ बेचा जा रहा है, जो दर्शाता है कि यह एक शाकाहारी वस्तु है। लेकिन इस दंत चिकित्सा उत्पाद में मछली का अर्क है, जो एक मांसाहारी घटक है। देखते हैं इस मामले पर अब बाबा रामदेव और उनकी कंपनी की ओर से क्या जवाब सामने आता है दोस्तों। साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ गया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से बिखर चुकी है और उनके नेता अपनी जमीन तलाशने में असमर्थ है। उदय भान ने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता अपनी जमीन तलाशने में असमर्थ है और इस बार भारतीय जनता पार्टी 20 से नीचे आकर सिमटने वाली है। कांग्रेस पार्टी 70+ सीटों के साथ इस बार राज्य में सरकार बनाएगी। साथ दोस्तों झारखंड के अंदर सबसे पॉपुलर योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना को बंद कराने के लिए हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई, तो इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि और भाजपाइयों को झारखंडी बहनों की खुशी रास नहीं आ रही है। वे अपनी पूरी ताकत लगाकर झूठ फैलाकर सारे परपंच कर हेमंत सोरेन और मैया योजना नहीं रोक पाए, तो लग गए हैं अब अपने लटकाओ भटकाओ फसाओ नीति के तहत योजना रद्द करवाने में। आपका क्या मानना है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें चुनावी राज्य महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, जिन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना अपमान किया है, इसकी सूची हमारे पास है। फिर वो कहते हैं कि हम लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं और एनसीपी के लोग अजित पवार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। फिर सवाल यह है कि एनडीए गठबंधन किस मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ सामने आकर किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या एनडीए गठबंधन किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर आगे करके चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर एकनाथ शिंदे को फिर से गोलमोल जवाब दिया जाएगा? एकनाथ शिंदे की पार्टी चाहती है कि एकनाथ शिंदे को एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनावी मैदान में जाना चाहिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है। एनसीपी की अपनी डिमांड है। ये सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी एक नहीं बल्कि अनेक दिशाओं में बटी पड़ी है दोस्तों। इसके बावजूद महायुति गठबंधन नाम से यहाँ पर सरकार चल रही है। आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके कारण ये सारे लोग एक साथ आकर काम कर रहे हैं, जबकि इनकी एक भी चीज आपस में नहीं मिलती है। वहीं पर श्री अकाल तख्त साहिब पर 5 सिख साहिबों की बैठक के बाद तनखैया घोषित सुखबीर बादल आज अमृतसर पहुंच गए। पूर्व अकाली मंत्री दलजीत सिंह चीमा, गुलजार सिंह रनीके और सरनजीत सिंह ढिल्लो भी साथ में मौजूद रहे। अनुमान यह है कि श्री अकाल तख्त साहिब की तरफ से आदेश दिए जाने के बाद वे अपना स्पष्टीकरण व माफीनामा लेकर पहुंचे हैं। गोल्डन टेंपल से जाने के 1 घंटे के भीतर ही सुखबीर बादल का माफीनामा भी वायरल हो गया है। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। दोस्तों देखते हैं क्या निर्णय सामने आता है। इसी के साथ में IIT BHU की छात्रा से गैंग रेप और 2 आरोपी पूर्व बीजेपी के नेता कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान 7 महीने के बाद जेल से रिहा हो गए
गए हैं। घर पहुंचे तो उनका स्वागत हुआ है। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत अर्जी 16 सितंबर को सुनवाई होने वाली है दोस्तों। यानी आप समझ सकते हैं कि कुणाल पांडे जो संयोजक भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल का था वाराणसी महानगर का, सक्षम पटेल जो सह संयोजक आईटी सेल बीजेपी वाराणसी महानगर का था, और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान जो कार्य समिति सदस्य बीजेपी आईटी सेल वाराणसी का महानगर था। इन दोनों पर आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंग रेप के आरोप लगे थे। दोस्तों आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आखिर ये कैसा मामला है जिस पर मीडिया वाले डिबेट नहीं कर रहे। अगर विपक्ष के किसी राज्य में ऐसा हुआ होता तो अब तक जमकर बवाल कर रहे होते, खासकर गोदी मीडिया वाले लोग। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये सारी खबरें पहुंचे दोस्तों, ताकि देश के अंदर जिस तरीके से एक बड़े कांड को दबाने के प्रयास किए जा रहे हैं वो ना हो सके। आप लोगों की जिम्मेदारी है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक फैलाने की। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस वी लाइक द वीडियो लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।